हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. We have seen gravitational force between two objects, muscular force, contact force between two bodies, friction force between two surfaces, restoring force exerted by the compressed or elongated spring, tension force in string and ropes, buoyant force in by fluid, viscous force by fluid, force due to surface tension of liquid, magnetic force between two magnetic bodies, nuclear force between proton and neutron, interatomic force एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो ये सम बेसिक फोर्स के नाम थे जो हमने आज तक देखे हुए. और आपको इसमें से बहुत सारे फोर्स के नाम नए भी लगे होंगे, शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंप्रेसिंग स्प्रिंग. तो ये कैसा फोर्स है? ये वन टाइप ऑफ मोलिकुलर फोर्स है, जिसके कारण जब हम स्प्रिंग को एक टेंशन में लाते, उसमें अगर हम उसको कंप्रेस करते या तो एक खिंचाव करते, उसमें खींच उसको कंप्रेस करते या तो उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में उसके मोलेक्यूल्स है, वो ये दो मोलेक्यूल्स है, उसके बीच का एक नॉर्मल डिस्टेंस आर रहता है. बट जब हम इसमें इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है. तो इन दोनों ये नॉर्मल में आने के लिए ये मोलेक्यूल्स अपनों में एक फोर्स लगाएंगे. वो कैसा होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो ये दैट इज द वन टाइप ऑफ मोलिकुलर फोर्स. ठीक है, तो वो आगे जाते हम डिटेल में पढ़ेंगे. बोयन फोर्स बाय फ्लूइड, ये भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें ये पूरा चैप्टर आएगा, बोयन फोर्स. तो एक्चुअल में वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप स्विमिंग करने के लिए पानी में जाते हैं तो पानी आपको ऊपर एक फोर्स लगाता है. ज़्यादा जैसे जैसे आप ज़्यादा गहराई में जाते हैं वैसे वैसे वो आपको ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड द बॉयंट फोर्स. फिर विस्कस फोर्स. तो विस्कस फोर्स कहाँ पे लगता है? वो भी फ्लूइड में लगता है. जैसे कि वाटर है, और वाटर, मिल्क एंड हनी, वो तीन चीज़ों को आप कंपेयर करो तो वाटर है वो इजीली फ्लो होगा, मिल्क है उससे कम फ्लो होगा, और हनी है उसको फ्लो होने में बहुत टाइम लगता है. मीन्स कि वो जल्दी से फ्लो नहीं हो सकता, वो ठीक है. तो फ्लूइड के दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है. फिर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड आपने देखा होगा, स्मॉल इंसेक्ट आर वॉकिंग इन द वाटर सरफेस. अभी बारिश का मौसम है तो आपने बहुत जगह गड्ढों में पानी भरा होगा और वहाँ पे ये चीज़ देखी होगी. तो वो किसके कारण है? ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. फिर है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज. तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, मैग्नेट में. फिर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. इंटर एटॉमिक फोर्स, अभी मैंने बात की, ये जो फोर्स है मोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स. फिर इंटर मोलिकुलर फोर्स, राइट. तो ये सारी चीज़ हम 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम मेनली इस चैप्टर में 4 फोर्सेस पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ 4 फोर्सेस. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको समझा दिया. आगे है फंडामेंटल फोर्स. गिव द नेम्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर. तो फंडामेंटल फोर्स क्या है? तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच लगता है? तो कि दो, जिसके पास मास है, जिस चीज के पास मास है, उन सब में ये फोर्स लगता है. यानी कि पेन और मोबाइल अगर दोनों पास पास में है तो भी वो फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स हमें दिखता नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी वीकेस्ट फोर्स. बट हमें दिखता कहाँ है? अर्थ पे हम हैं तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. उसके कारण अगर कोई चीज़, उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का एट्रैक्टिव,
वो सबसे मीन्स अर्थ पे जितने भी चीजें उस सबको अट्रैक्ट करता है और अपनी सरफेस की ओर खींचता रहता है। तो वो फोर्स हमें अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दिख रहा है, बाकी चीजों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दिख नहीं रहा है। सेकंड थिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगता है, तो कि चार्ज पार्टिकल जहाँ पे क्रिएट होते हैं, आपने नाइन्थ में या टेंथ में पढ़ा होगा, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जहाँ पे भी क्रिएट होंगे वहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस विद इन अ न्यूक्लियस लगता है। फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में जब बीटा रेस बाहर आते हैं तब ये फोर्स लगता है। तो वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is universal force, and every object experiences this force due to every other object in the universe. Gravity governs the motion of the moon and artificial satellite around the earth. तो ये सारे बहुत एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जिसके कारण अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट मूव करती है उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन करता है, उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के आसपास अर्थ मूव कर रही है तो उसके पीछे का रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये लार्ज स्केल पे लग रहा है, यानी कि सन और अर्थ के बीच भी लगता है, सन और अदर प्लैनेट्स के बीच भी लग रहा है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो वेरी लार्ज रेंज है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इट इज सिमिलर केस व्हेन चार्ज आर रेस्ट, द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्बियन लॉ, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। तो इसका डिटेल स्टडी हम 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। चार्ज इन द मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. Electric and magnetic effect are in general inseparable, hence the name of electromagnetic force. Electromagnetic force acts over a large distance. It is also a large distance force. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी लार्ज डिस्टेंस पे लगता है। इसके लिए कोई भी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी लग सकता है। इट इज़ इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द ग्रेविटी. The electric force between two protons is 10 to the power 36 times gravitational force between them for the fixed distance. Since the electromagnetic force is so much stronger than the gravitational force, it dominates all phenomena of atomic and molecular scale. जैसे देखो, ये मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ। आप एक मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए हैं, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में मोबाइल को पकड़ा हुआ है। अगर आप छोड़ देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे चला जाता है। बट आप देख सकते हो कि आपके हाथ से जो मोबाइल को फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, इसीलिए वो आपके हाथ में टिका हुआ है। अदरवाइज अगर ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होता तो आपका हाथ और आपका मोबाइल दोनों ही सरफेस की ओर नीचे की ओर जाते। तो ये जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो इतना स्ट्रोंग है कि वो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को हम उठा सकते हैं, हम चेयर पे बैठ सकते हैं, एक माले पे दूसरा माल चढ़ा सकते हैं। ये सब के पीछे एक ही रीज़न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने आगे भी बताया, फोर्स बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस
it evident that without some attractive force a nucleus will be unstable due to electric repulsion between its protons. હવે देखो आगे मैंने बात की पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आपको पता है जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अनलाइक चार्ज होते हैं तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर बहुत सारे प्रोटॉन उसमें है तो उन दोनों के बीच एक कोलम्बियन फोर्स, रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता होगा, बट उसके कारण न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा भी और कोई फोर्स न्यूक्लियस में है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, एंड उसके कारण जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी कंडीशन में रहता है। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, about 100 times the strongest from electromagnetic force. It is charge independent, it is short range force, it is short range force सिर्फ 10 to the power minus 15 मीटर में ही लगेगा। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आगे बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन द सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। जब भी न्यूक्लियस में से ये बीटा डीके की प्रोसेस होती है तभी ये फोर्स दिखता है, ज़्यादातर ये फोर्स दिखता नहीं है। In beta decay, the nucleus emits the electron and uncharged particle called neutrino. The weak nuclear force is not as weak as the gravitational force, but much weaker than the strong nuclear force and electromagnetic force. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो आगे दो हमने पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उससे थोड़ा कम वीक है, राइट। और उसकी रेंज है 10 to the power minus 16 मीटर। तो इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। तो physicists are thinking from the years, are not these forces different from any force? तो बहुत सारे समय से साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये जो चार फंडामेंटल फोर्स है उसके पीछे भी कोई एक फोर्स है जो इन सबको एक्टिव करता है, बट आज तक हमें उसका रीज़न नहीं मिला है। बट उसके हम उसको यूनिफाई कर रहे हैं, उसको हम एक दौर की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमने उसको यूनिफाई करने के लिए क्या किया? तो हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 ले लिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100% है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power minus 2 टाइम्स कम होगा। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10 to the power minus 13 टाइम कम होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 to the power minus 38 टाइम कम होगा। ठीक है, तो ये रेंज हमें याद रखनी है। आगे जाके अगर हम ऐसे बोले कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा? 10 to the power 38 टाइम प्लस 10 to the power 38 टाइम स्ट्रॉन्ग होगा।